कभी कभी हमारी चाहत इतनी बढ़ जाती है और हम अपनी लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। रोशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब उसे लगा कि उसका समस्या का समाधान सिर्फ यही है, तो उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने कुछ ऐसी शक्तियों की मदद लेनी चाहिए जिससे आज भी दुनिया डरती है, जिससे आज भी दुनिया दूर रहती है। बट रोशन को वही शॉर्टकट लगा और यही गलती रोशन को बहुत भारी पड़ने वाली थी। रोशन ने जब उस औरत को अपनी खिड़की पर झांकते हुए देखा, तब उसकी तो मानो रूह ही निकल गई थी। वो दौड़ता हुआ अपने माँ बाप के पास गया और फिर काफ़ी हिम्मत करके सारा सच उनके सामने रख दिया। ये सब सुनने के बाद रोशन के घर वाले मानो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और क्यों ना होंगे। उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ये सब क्या कर रहा था, उसने क्या कर दिया। एक तो ये सब करना, ऊपर से ये सब पता चलना कि पिछले 2 साल से वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। वो कोई कॉलेज नहीं जा रहा था, वो ट्रेडिंग में लगा हुआ था, वो एक रूम में लेकर बस अकेले पड़ा हुआ था। ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड थी। उसके पापा ने तो रोशन को थोड़े बहुत चाटे वाटे भी मार दिए थे गुस्से में। बट फिर एक टाइम बाद जब सब शांत हो जाते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि आखिर इस परेशानी से निकले तो निकले कैसे। रोशन के पिता ने रोशन का हाथ पकड़ा और सीधा एक पंडित के पास लेकर गए। वो बस एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन सब लोग उसे पंडित ही मानते थे। रोशन को उसके पास ले जाया गया और उस पंडित को सब कुछ बताया गया। सब सुनने के बाद उसने एक कलावा लिया और रोशन के हाथ में रखकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसे रोशन के हाथों पर बांध दिया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, और इतने से काम के लिए 3000 रुपये ले लिए। अब रोशन को लगने लगा कि चलो, अब पंडित जी ने कहा है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। रोशन भी थोड़ा सा अब टेंशन फ्री होने लगा था और उसने डिसाइड किया कि अब वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा, अपनी पूरी लाइफ को अब पटरी पर लाएगा। तो अब वो ट्रेडिंग करना छोड़ दिया उसने, और अब वो अपने पापा के साथ ही उन्हीं की दुकान में अपने पापा की मदद करता था। अब इस बात को 2 हफ्ते हो जाते हैं। रोशन अब अपने घर पे ही रह रहा था। बात कुछ 12-13 दिनों के बाद की होगी, जब एक शाम रोशन अपने बेडरूम में गया। न जाने क्यों, लेकिन कमरे में एक अजीब सी महक थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क के कुछ आलू किसी ने उसके कमरे में रख दिए हो, जो कि एकदम सड़े हुए हो। लेकिन थोड़ी देर ही दरवाज़ा खोलने के बाद वो महक चली जाती है। रोशन ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन ही जब रोशन दुकान से वापस घर आता है, अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, तो वो नोटिस करता है कि फिर से उसके रूम में वही बदबू आ रही है। लेकिन इस बार बात कुछ और थी, क्योंकि इस बार बदबू पिछले दिन से ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रोशन ने फैसला किया कि वो एक बार पूरे कमरे में देखेगा कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। पहले तो उसने खिड़की से एक बार बाहर देखा, फिर अलमारी के नीचे, लेकिन वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। और जब वो अपने बेड के नीचे ऐसे देखने के लिए झुका, तो उसे पता चला कि वो बदबू कहीं ना कहीं बेड के नीचे से ही आ रही है, क्योंकि जब वो झुका था तो वो बदबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और जब वो अच्छे से बेड के नीचे देखने लगता है, तो फिर उसे जो देखने को मिलता है, उसके बाद तो मानो रोशन ने वहीं उल्टी कर दी थी। रोशन ने देखा कि उसके बेड के नीचे एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है, और वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं पड़ी हुई थी। उसका सिर अलग था, पूरा ऐसा लग रहा था सिर सड़ गया है, उस पर कीड़े लगे हुए थे। रोशन का कमरा उसके अलावा कोई भी नहीं खोलता था, तो ये बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई बिल्ली लाकर उसके कमरे में रख दे, और कोई रखेगा तो बताएगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि उसके कमरे में कोई ऐसे बाहर से जानवर खुद ही चल कर आ जाए। तो रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। रोशन ने उस बिल्ली को बाहर निकाला और उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर जाकर फेंक दिया। लेकिन रोशन को ये पता नहीं था कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में रोशन की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। 2 दिन बाद संडे था, और संडे होने की वजह से उसे दिन का काम थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि अगले दिन मार्केट पूरा बंद रहता है। शाम को करीब 7 बजे बाहर थोड़ी बारिश होने लगी। बारिश देखकर रोशन के पापा ने उसे दुकान की चाबियां दी और कहा कि दुकान को देख ले और जो काम उसे बताए गए हैं उसे पूरा करे। और फिर बोलते हैं कि और हाँ, याद से 10 बजे तक दुकान बंद करके घर आ जाना। ये बोलकर रोशन के पापा घर की तरफ चल पड़ते हैं। रोशन सारे काम पूरे करने लग जाता है, और काम थोड़े ज़्यादा ही थे, इस कारण से 10 बजे तक वो काम पूरे नहीं होते। तो भी रोशन वहीं बैठ के काम कर रहा है और 11 बज गए, और अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है, जिस वजह से रोशन सोचता है कि अब पैदल घर जाने से अच्छा है कि मैं बस लेता हूँ और वहीं से चला जाऊँगा। अब रोशन थोड़ी सी आगे चलकर बस स्टॉप में पहुँच जाता है। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी
कि ऐसा लग रहा था कि ज़मीन में जमा हुआ पानी रोशन के घुटनों को कभी भी छू लेगा। बस स्टॉप पूरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक रोशन को एक इंसान तक नहीं दिख रहा था। कोई लाइट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, पूरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में बैठा रोशन, जो कि सिर्फ बस का इंतज़ार कर रहा था। रोशन इंतज़ार कर ही रहा था कि उसने देखा कि एक लड़की जो कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है, वो लड़की रोशन को ही देखे जा रही थी। रोशन भी जब उस लड़की को देखता है तो चिल्ला के बोलता है कि अरे ओ मैडम, कोई मदद चाहिए क्या, कहीं जाना है आपको। इतना बोलते ही रोशन थोड़ा सा ऐसे ध्यान से उस लड़की को देख रहा था कि तभी रोशन को एकदम से हिट करता है कि ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जो साधना के वक्त उसके रूम में आई थी, वही 28-29 साल की महिला। रोशन का ये देखते ही मानो खून सा जम गया, वो पूरा फ्रीज हो चुका था। इतनी इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंड थी, लेकिन फिर भी रोशन एक अजीब सी गर्मी सी उसके पूरे बदन में आ गई थी, जैसे कि मानो बुखार होने वाला है। रोशन हिल तक नहीं पा रहा था, वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। रोशन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सीधा वहाँ से भागने लग जाता है अपने घर की तरफ। पानी काफ़ी भरा हुआ था, इस कारण से वो ज़्यादा तेज़ भाग भी नहीं पा रहा, वो बस भागे जा रहा है। रोशन रोने लग गया था और दौड़ते दौड़ते खुद को ही कोसे जा रहा था कि कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब उस पागल इंसान से बात करी। कि तभी रोशन का एक पैर एक खुले हुए मैनहोल में आया और वो सीधा नीचे सर के बल गिरा। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। आंख खुली तो सर फटा जा रहा था और पैर वो तो मानो महसूस ही नहीं हो रहे थे। और होते भी कैसे, क्योंकि एक पैर की हड्डियां इस कदर टूटी थी कि उनको जुड़ने में महीनों लग जाए। रोशन की माँ ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और बारिश भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे ही दुकान में पिक करने गए थे और तब उन्होंने तुम्हें बस स्टॉप से थोड़ी सी आगे इस हालत में पाया। रोशन ने अपने घर वालों को सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। रोशन के घर वाले थोड़े से चिंतित तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि शायद तुम इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखने भी लग गई है, तुम्हें इल्यूज़न होने लग गया है। रोशन को भी लगा कि शायद हो सकता है ये सब, कि मेरे माइंड में ये सब चल रहा हो, वो बिल्ली वाला जो केस हुआ था उससे मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हो और अब मुझे शायद ये सब चीज़ें दिख रही हो, क्योंकि पंडित जी ने तो बोला ही था कि सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोशन के पेरेंट्स को यही लग रहा था कि पंडित जी ने बोला है तो सब ठीक ही होगा, और अब जो भी हो रहा है वो रोशन का सिर्फ ऐसा इल्यूज़न है, उसका वहम है। रोशन ने सोचा कि अगर मैं उसके बारे में कम सोचूंगा तो क्या पता ये सब कम हो जाए, और फिर यही हुआ। दिन भर रोशन ने उसके बारे में नहीं सोचा और फिर उसे कोई ऐसा दिखा भी नहीं। रात हुई तो रोशन ने अपना खाना अपने कमरे में ही खाया और प्लेट को बिस्तर के नीचे ही रख दिया ताकि बाद में उसकी माँ आकर वो प्लेट वहाँ से ले जाए। और थोड़ी करवट लेने के बाद उसकी आंख लग गई और रोशन एक गहरी नींद में पहुँच गया। रात बहुत हो गई थी शायद कि तभी रोशन की नींद एक आवाज़ से खुली। रोशन साफ साफ सुन सकता था कि किसी के तो चलने की आवाज़ आ रही है, कोई तो बाहर से चलकर उसके दरवाजे तक आया है और फिर वो आवाज़ रुक गई है। रोशन साफ साफ देख भी सकता था कि दरवाजे के नीचे से उसको किसी की तो परछाई दिख रही है, कोई तो दरवाजे के बाहर खड़ा है। रोशन चिल्लाकर बोलता है कि माँ आप हो क्या, प्लेट नीचे रखी हुई है, बैठ के आप अंदर आ सकती हो। लेकिन बाहर से रोशन की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और जब ऐसा हुआ तब रोशन थोड़ा डरा, उसके माथे से पसीना टपकने लगा था, उसका गला सूखने लगा और उसी डरी हुई आवाज़ में रोशन ने फिर से बोला कौन। रोशन ने काफ़ी हिम्मत की और एक डंडे के सहारे उठा और धीरे धीरे दरवाजे के पास बढ़ने लगा। जैसे जैसे रोशन दरवाजे के पास आए जा रहा था वैसे वैसे रोशन की सांसें बढ़ती जा रही थी। रोशन अब दरवाजे के पास आ रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पीछे से कुछ फुसफुसा रहा हो, बहुत हल्की आवाज़ में कुछ कह रहा हो। रोशन धीरे से दरवाजे के पास अपना ऐसे कान लेकर जाता है तो वो नोटिस करता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रोशन अब बस कान हटाए रहा था कि तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो कि बोलती है मैं आ गई रोशन। रोशन जैसे ही आवाज़ सुनता है वो एकदम डर के पीछे मुड़ता है। वो इतना डर जाता है कि वो जैसे धक्के से पीछे मुड़ता है और वो पूरा डिसबैलेंस हो गया है। उसका सर सीधा जाके उसके बेड से लगता है। थोड़े ही टाइम में पूरा खून खून हो जाता है और देखते देखते रोशन फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सुबह रोशन के पापा उसके कमरे में आए तब वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने पानी मारकर रोशन को होश में लाने की कोशिश की और फिर डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि सर पर अचानक से इतनी तेज चोट लगने के कारण ये बेहोश हो गया था। रोशन को थोड़े समय बाद होश आया। वो उठा तो काफ़ी डरा हुआ था।
और उसी हालत में उसने कल जो कुछ भी हुआ वो परिवार को बताया। इस बार परिवार ने रोशन की बातों को सीरियसली लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि रोशन को एक प्राचीन मंदिर में ले जाएंगे। मंदिर का नाम नहीं बता सकते क्योंकि रोशन ने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वो मंदिर भूत, पिशाच, काली शक्तियां इन सब के लिए माना जाता है। रोशन के घर से वो मंदिर 200 किलोमीटर दूर था। लोग सुबह चले और शाम तक वहां पहुंच गए। वहां के मुख्य पुजारी से बात करी तो उन्होंने एक पता दिया जो कि वहां से 3 किलोमीटर की दूरी में था। रोशन और उसके पिता जो कि रात के 8 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं। अब वो घर के सामने खड़े हैं। वो घर दिखने में कोई ऐसा मॉडर्न नहीं था, बट फिर भी पता नहीं क्यों उधर से बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब सी आ रही थी। लग रहा था कि हाँ, तुम कहीं अच्छी जगह आए हो। तो जो पंडित जी ने पता दिया था उन्होंने बताया था कि उस घर में पहले लोग रहा करते थे, बट बाद में वहाँ पे राजेश्वर बाबा जी रहने लगे हैं। और वो जो बाबा जी है ना, वो अपने टाइम में बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन्हें तंत्र मंत्र का अच्छे से ज्ञान है, तो वही आपकी अब हेल्प कर सकते हैं। रोशन और उसके पापा उस घर में गए तो देखा पूरे घर में एक अलग सा अंधेरा फैला हुआ है और वहाँ पर एक इंसान कुर्सी पर बैठा हुआ है जो कि सीधा उन दोनों को देखे जा रहा है। अब वो लोग बाबा जी के पास जाते हैं। वो कुछ भी बाबा जी को बताए उससे पहले ही बाबा जी बोल देते हैं कि मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। और फिर बाबा जी रोशन को बताते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने वो साधना आधे में ही छोड़ दी थी और अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस है। पहला, या तो तुम उसके पास चले जाओ, और दूसरा, अगर तुमने पहला ऑप्शन नहीं किया तो दूसरा तो यही है कि वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। रोशन ये सुनते ही डर गया था और रोने लग जाता है और बाबा जी से पूछता है कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़ आप बताओ कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आऊँ। उन बाबा ने आगे बताया कि जो साधना तुमने अधूरी छोड़ी है तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें करण पिशाचनी सिद्ध करनी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें करण पिशाचनी किसी और मनुष्य को देनी पड़ेगी, तभी तुम उससे बच सकते हो। रोशन ने भी हाँ मिलाया और फिर अगले दिन ही रोशन अपने आप को तैयार करने लगा। अगला मुहूर्त 4 दिन के बाद था। 4 दिन बीते और उसी बाबा की निगरानी में रोशन ने एक बार फिर साधना पर बैठने का डिसाइड किया। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब रोशन को उस पिशाचनी के साथ संभोग करना था। ये साधना का वही हिस्सा था जब रोशन डर के मारे वहां से भाग जाता था। अब फिर से एक बार रोशन ऐसा बैठा हुआ है, उसके हाथों में हड्डियों की माला, उसके गले में हड्डियां हैं और वो वही मंत्र जाप करे जा रहा है। एंड देन शाम हो जाती है और फिर से वो लड़की रोशन के पास आती है और वो लड़की धीरे धीरे रोशन के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। रोशन ने इस बार डिसाइड कर लिया था चाहे जो भी हो वो जो भी करना है वो कर लेगा, वो संभोग कर लेगा और उसके बाद बस छुटकारा पाना था उसको। तो इस बार रोशन वैसा कर लेता है, वो उस लड़की के साथ संभोग कर लेता है। संभोग करने के बाद जब पिशाचनी अब फाइनली जा रही होती है तो उसने अपने गले की हड्डियों की माला रोशन के गले में पहनाई और उसके गले की माला को खुद अपने गले में पहन लिया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी हूँ, और उसके बाद वो हवा में गायब हो गई। एंड गाइस, सबसे डरा देने वाला पार्ट अब था। जो पूरा मेल रोशन ने मुझे करा था उसका ये जो आखिरी पैरा उसने जो लिखा था ना, उसे देख के तो भाई कुछ दिन तक तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ था। रोशन ने मेंशन करा था कि इस बात को 10 साल हो चुके हैं और अभी तक रोशन एक आदमी को ढूंढ रहा है जिसको वो पिशाचनी दे सके। इसका मतलब ये है कि रोशन ने अभी तक पिशाचनी से छुटकारा नहीं पाया है। और गाइस, जब मैंने ये पढ़ा ना भाई, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं रोशन हूँ और ये जो रोशन है ये वो बूढ़ा आदमी है जो आता नहीं है कि मैं तुम्हारी समस्या पूरी ख़त्म कर दूंगा, तुम मेरे से ले लो ये सब। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ऑफ़र कर रहा है। भाई मैंने उसके बाद कोई रिप्लाई तो नहीं किया, बट हाँ, मुझे ये मेल काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था। जो भी उसने पूरा मेल 2 पैरा में भेजा था, 2 मेल अलग अलग करे थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में तो उसने ये सब चीज़ें नहीं बताई, पार्ट 2 में भी पूरा जब ख़त्म हो गया तो एंडिंग में उसने ये सब लिखा था। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो शायद कन्विंस कर रहा हो कि क्या कर रहा हो, आई डोंट नो। बट हाँ, रोशन अभी भी लोगों को ढूंढ रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको वो ये पूरी करण पिशाचनी दे सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको रोशन कभी ना मिले या रोशन जैसा कोई भी ना मिले। तो समझ जाओ ये एक कहानी नहीं है, ये एक एक्चुअली लेसन है कि आपको कितनी ज़्यादा आप इस टाइम पे कभी कभी होता है ना, इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो इतनी बुरी हालत में चला जाता है कि उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो किसी भी लेवल पर जा सकता है सिर्फ अपनी लाइफ को सही करने के लिए, कोई भी शॉर्टकट लेने के लिए वो मान जाता है। और तब लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं।
उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी सही कर देंगे, तुम करण पिशाचनी हासिल कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला। और इंसान उस टाइम ऐसे सिचुएशन में होता है, ऐसी मतलब इस लेवल पे गिरा हुआ होता है कि वो मान जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मेरा कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो मेरा क्या है। बट अब आप सबको पता है कि नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस है गाइस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको मेंटली फिजिकली मतलब बर्बाद करके रख देगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।